हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आई एग्जाम बी में। आज के इस वीडियो में हम राजभाषा के बारे में, राजभाषा से संबंधित जो भी प्रावधान आए हैं, जो भी अधिनियम और नियम बने हैं, उनके बारे में बात करेंगे। आइए राजभाषा के बारे में जानने से पहले उसकी पृष्ठभूमि के बारे में जानते हैं। भारत का संविधान लागू होते ही संविधान सभा के सम्मुख एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह था कि भारत की राजभाषा किसे बनाया जाए। भारत में कहीं भी राष्ट्रीय भाषा का प्रयोग नहीं किया गया है। संविधान में राजभाषा का प्रयोग किया गया है। राजभाषा अर्थात प्रशासन की भाषा, शासकीय कार्यों में प्रयुक्त भाषा, सरकारी कामकाज की भाषा अर्थात ऑफिशियल लैंग्वेज। तो संविधान में राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज का प्रयोग किया गया है। केंद्र की राजभाषा को संघ की भाषा भी कहा जाता है। तो राजभाषा से तात्पर्य है ऑफिशियल लैंग्वेज, कार्यालयी भाषा, जिस भाषा का प्रयोग कार्यालयों में होता है, शासकीय कार्यों में होता है, वह राजभाषा कहलाती है। संविधान सभा ने पर्याप्त विचार विमर्श के उपरांत 14 सितंबर 1949 को एक मत से यह निर्णय लिया कि हिंदी भारत की राजभाषा होगी। इसीलिए 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला और 14 सितंबर को ही हम प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस मनाते हैं। राजभाषा का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? राजभाषा का प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में होता है। जो भी शैक्षिक कार्य होते हैं सरकार के, वहाँ इसका प्रयोग होता है। शासन से संबंधित सभी कार्यों में इसका प्रयोग होता है। जनसंचार अर्थात पत्र व्यवहार राज्य सरकार व केंद्र सरकार के बीच में या केंद्र सरकार का राज्य सरकार के साथ वह राजभाषा में होता है। और न्यायपालिका के जितने भी कार्य होते हैं वहाँ भी राजभाषा का प्रयोग होता है। राजभाषा का प्रावधान संविधान के भाग 17 में है। भाग 17 में राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद 343 और 351 राजभाषा से संबंधित है। इन अनुच्छेदों में ही राजभाषा हिंदी के विषय में बताया गया है। इसके अतिरिक्त संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है। यहाँ भी भाषा संबंधी प्रावधान मिलते हैं। राजभाषा की लिपि देवनागरी है। राजभाषा हिंदी है और हिंदी की लिपि देवनागरी है। तो संघ के जितने भी कार्य होते हैं वह देवनागरी लिपि में ही किए जाते हैं। तो भाग 17 के अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा का उल्लेख किया गया है। राजभाषा हिंदी है जिसकी लिपि देवनागरी है। राजभाषा से संबंधित राजभाषा आयोग बना जिसके गठन का अधिकार राष्ट्रपति को होता है। तो राजभाषा आयोग के गठन का अधिकार राष्ट्रपति को है। प्रथम राजभाषा आयोग राष्ट्रपति द्वारा गठित किया गया और इसके पहले अध्यक्ष थे बीजी खरे। अब बात करते हैं कि संविधान संशोधन द्वारा कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई। तो सबसे पहला संविधान संशोधन हुआ था 21वां संविधान संशोधन, जो कि 1967 में हुआ था, 1967 में हुआ था। और इसमें हिंदी भाषा को जोड़ा गया था और इसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। एक भाषा जोड़ी गई थी जो सिंधी थी। इसके बाद 71वां संविधान संशोधन हुआ था जो कि 1992 में हुआ था और इसमें 3 भाषाएं नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया था। 71वें संविधान संशोधन में नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को जोड़ा गया था। इसको यदि आप याद करना चाहते हैं, इन भाषाओं को यदि आप स्मरण रखना चाहते हैं तो इसकी ट्रिक है न, म, क। तो न से नेपाली, म से मणिपुरी और क से कोंकणी। इन 3 भाषाओं को आप नमक शब्द याद कर सकते हैं 71वें संविधान संशोधन में। तो नमक से तात्पर्य है नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। इसके बाद जो संविधान संशोधन हुआ वो था 92वां संविधान संशोधन, जो कि 2003 में हुआ और इसमें 4 भाषाओं को जोड़ा गया, संथाली, बोडो, डोगरी और मैथिली। इसको यदि आप स्मरण रखना चाहते हैं तो आप सबडोम शब्द को याद कर लीजिए। सबडोम, स से संथाली, ब से बोडो, ड से डोगरी और म से मैथिली। तो इस तरीके से संविधान में 22 भाषाओं को जोड़ा गया जो कि संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित है। ये जो भाषाएं हैं ये क्रम
नहीं आई हैं, ये अलग अलग आई हैं। तो संविधान की जो 8वीं अनुसूची है जिसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है, ये भाषाएं एक साथ नहीं आई हैं, क्रमवार नहीं आई हैं, ये अलग अलग संशोधन के बाद इसमें जोड़ी गई है। अब बात करते हैं राजभाषा के प्रमुख अनुच्छेदों की। तो राजभाषा के अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा का वर्णन है, किंतु उससे पहले भी 2 धाराएं हैं जो संघ की भाषा को तय करती हैं। एक है अनुच्छेद 120 और दूसरा है अनुच्छेद 210। अनुच्छेद 120 संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में बताता है। यह अनुच्छेद बताता है कि संसद में, संघ में हिंदी और अंग्रेजी का प्रयोग होगा, लेकिन यदि किसी को हिंदी अंग्रेजी नहीं आती तो उस व्यक्ति को राज्यसभा के सभापति अथवा लोकसभा के अध्यक्ष अपनी मातृभाषा में या राजकीय भाषा में विचार प्रकट करने की अनुमति दे सकते हैं। तो अनुच्छेद 120 में भी राजभाषा से संबंधित प्रावधान है, जो कि यह कहता है कि संसद में हिंदी अथवा अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग होगा, लेकिन यदि कोई व्यक्ति नहीं जानता है हिंदी और अंग्रेजी तो वह अपने विचार अपनी राजकीय भाषा में भी प्रस्तुत कर सकता है। दूसरा है अनुच्छेद 210। जिस प्रकार से अनुच्छेद 120 संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा की बात करता है, अनुच्छेद 210 विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा का व्याख्यान करता है। तो विधानमंडल अर्थात राज्य में किस भाषा का प्रयोग होगा, तो हर राज्य के विधानमंडल में कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाएगा, इस पर अनुच्छेद 210 प्रकाश डालता है। तो हिंदी, अंग्रेजी और राजकीय भाषा का प्रयोग किया जा सकता है। विधानमंडल अर्थात राज्य की विधानमंडल में हिंदी, अंग्रेजी और राजकीय भाषा का प्रयोग होगा। यदि हिंदी अंग्रेजी नहीं आती है तो इस संबंध में भी वह व्यक्ति अपने विचार को राजकीय भाषा में प्रस्तुत कर सकता है। ये दोनों धाराएं संघ की भाषा के लिए ही है। संघ में कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाएगा, तो अनुच्छेद 120 और अनुच्छेद 210 इस बात पर प्रकाश डालते हैं। इसके अतिरिक्त संविधान की अनुसूची 8 और अनुच्छेद 29 और 30 में भी भाषा संबंधी प्रावधान मिलते हैं। ये तो थी संघ की भाषा क्या होगी इसके संबंध में बात। अब आते हैं राजभाषा के भाग 17 पर। राजभाषा के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक का वर्णन है, जहां यह बताया गया है, जिसमें अनुच्छेद 343 कहता है संघ की भाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी होगी। अनुच्छेद 343 में यह बात मुख्य रूप से कही गई है कि संघ की जो मुख्य भाषा है वह हिंदी होगी और उसकी लिपि देवनागरी होगी। अनुच्छेद 344 बताता है कि राजभाषा संबंधित आयोग और समिति बनाने का अधिकार किसे है। इसके अंतर्गत राजभाषा संबंधित आयोग राष्ट्रपति ही बना सकते हैं। यह अधिकार राष्ट्रपति को है। इस संबंध में समिति गठित राष्ट्रपति करते हैं। इसके प्रथम राजभाषा आयोग 1955 में अध्यक्ष बीजी खरे की अध्यक्षता में बना था। तो अनुच्छेद 343 हिंदी और देवनागरी के विषय में बताता है। अनुच्छेद 344 राजभाषा संबंधी आयोग और समिति बनाने का अधिकार के विषय में बताता है। इसके बाद आता है अनुच्छेद 345। अनुच्छेद 345 प्रदेश की भाषाओं के बारे में बताता है कि राज्यों में कौन कौन सी भाषाएं होंगी, राज्य की राजभाषा क्या होगी। तो हिंदी, अंग्रेजी और स्थानीय भाषा जो वहाँ की है वही वहाँ की भाषाएं होंगी। इस विषय पर अनुच्छेद 345 प्रकाश डालता है। तो यदि हम बात करें तो ये तीनों जो अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 343, 344 और 345, इन तीनों में ही संघ की राजभाषा का वर्णन है कि संघ की राजभाषा क्या होगी, इससे संबंधित ये तीनों अनुच्छेद हैं। इसके बाद बढ़ते हैं अनुच्छेद 346 और 347। अनुच्छेद 346 एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच
होने वाले पत्राचार के विषय में बताता है। यदि एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच पत्राचार होता है तो वह हिंदी और अंग्रेजी में लिखेगा, उसका अनुवाद उन्हें देना होगा। यदि हिंदी में लिखते हैं तो अंग्रेजी में उसका अनुवाद करके देना होगा, और यदि अंग्रेजी भाषा में लिखते हैं तो हिंदी में उसका अनुवाद करके देना होगा। तो राज्य का संघ के बीच जो पत्राचार होगा, संघ का राज्य के साथ जो पत्राचार होगा, और दो राज्य जब आपस में पत्राचार करेंगे तो वे हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग करेंगे, और जिस भी भाषा का प्रमुखता से प्रयोग कर रहे हैं दूसरी भाषा का अनुवाद उन्हें देना पड़ेगा। अर्थात हिंदी में अगर पत्राचार कर रहे हैं तो अंग्रेजी भाषा में भी उसका अनुवाद उन्हें देना होगा। इसके साथ ही अनुच्छेद 347 क्या कहता है? किसी राज्य को अपनी भाषा को शासकीय भाषा का दर्जा दिलाने का अधिकार है। अर्थात भारत में कई भाषाएं बोली जाती हैं, तो किसी एक राज्य में उसी भाषा को राजकाज की भाषा मानी जाती है। जैसे अरुणाचल, नागालैंड और मेघालय की भाषा अंग्रेजी है, तो वहाँ पर समस्त राजकाज की जो भाषा है, वहाँ पर जो समस्त राज कार्य होते हैं वह अंग्रेजी भाषा में होते हैं। तो इसके अंतर्गत किसी राज्य की जनसंख्या के किसी भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा ही वहाँ की राजकीय भाषा होगी। यह अनुच्छेद 347 बताता है। अब आते हैं हम अनुच्छेद 348 पर। तो अनुच्छेद 348 और अनुच्छेद 349 ये दोनों अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की भाषा को तय करते हैं। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की क्या भाषा होगी, यह अनुच्छेद 348 और अनुच्छेद 349 बताती है। अनुच्छेद 348 बताता है कि उच्चतम न्यायालय की क्या भाषा होगी, अधिनियम विधेयकों की भाषा क्या होगी। कोई भी विधेयक, संशोधन या फिर पारित अधिनियम होते हैं, उन सब की भाषा अंग्रेजी ही होगी। जितने भी उच्च न्यायालय के जजमेंट होते हैं, जितने भी वो न्याय करते हैं, उन सब की भाषा केवल अंग्रेजी होगी। यह अनुच्छेद 349 बताता है। तो अनुच्छेद 348 और 349 उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों तथा अधिनियमों, विधेयकों की भाषा के संबंध में प्रावधान क्या है, इस विषय को बताता है। उसके बाद आता है अनुच्छेद 350। अनुच्छेद 350 कहता है यदि आपको कोई समस्या है, व्यथा निवारण, व्यथा अर्थात आपको कोई दुख है, आपको कोई समस्या है, तो आप किस भाषा में लिखेंगे। तो जिस भाषा में आप सहज हैं उसी भाषा में आप लिखेंगे। ये कहता है कि व्यथा के निवारण के लिए आप जो भी आपकी स्थानीय भाषा है आप उसमें लिख सकते हैं, हिंदी अथवा अंग्रेजी में लिख सकते हैं, और यदि आपको हिंदी और अंग्रेजी नहीं आती है तो आप अपनी स्थानीय भाषा का प्रयोग करते हुए उसको लिख सकते हैं। इसी तरह अनुच्छेद 350 के दो भाग हैं, अनुच्छेद 350 क और अनुच्छेद 350 ख। 350 क कहता है कि प्राथमिक स्तर की जो भी शिक्षा है वो मातृभाषा में दी जाए। तो जो भी पहली कक्षा से 5वीं कक्षा तक की जो भी भाषा है, प्राथमिक स्तर की जो भी भाषा है वह मातृभाषा होगी। और अनुच्छेद ख कहता है भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के विषय में। भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग क्या है कि कोई भाषा जो कम लोगों में प्रचलित है, तो ऐसा अल्पसंख्यक वर्ग, इसके लिए वह एक अधिकारी की नियुक्ति करने के लिए कहता है। तो भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के लिए एक विशेष अल्पसंख्यक अधिकारी होगा और वह उनके सभी प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत करेगा। तो अनुच्छेद 350 और अनुच्छेद 350 समस्या निवारण के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा की बात करता है। अनुच्छेद 350 का क भाग प्राथमिक स्तर की शिक्षा किस भाषा में होनी चाहिए यह बताता है, और 350 ख भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के विषय में बताता है। इसके बाद आता है अनुच्छेद 351। अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए बात करता है। हिंदी भाषा का विकास किस प्रकार से होगा, तो हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश देता है। सरकार के उन कर्तव्यों एवं दायित्वों का यहाँ पर उल्लेख किया गया है जिनका पालन हिंदी के प्रचार प्रसार और विकास के लिए किया जाना है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि संविधान के
भाग 17 में 343 से 351 तक के जो अनुच्छेद हैं वे सभी भाषा संबंधी नियमों को बताते हैं। इसके अतिरिक्त संविधान की अनुसूची 8, अनुच्छेद 29, 30, 120 और 210 भी हिंदी भाषा के विषय में बताते हैं कि हिंदी राजकीय भाषा होगी, राजकीय कामकाज की भाषा होगी। इस प्रकार से हमने यहाँ पर राजभाषा का संवैधानिक प्रावधान देखा, उससे संबंधित कितने अनुच्छेद हैं यह भी देखे। अगले वीडियो में हम राजभाषा अधिनियम 1976 के अंतर्गत हिंदी बोले जाने वाले क्षेत्रों के विषय में बात करेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।